हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो ये 7th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी में लास्ट चैप्टर है हमारा, और ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है। तो हमने हाफ तो कर लिया था 2 वीडियोस के अंदर। एक वीडियो परसों आई है और एक वीडियो कल की थी, जिसके अंदर ये हमारा कल की क्लास में हाफ चैप्टर हो गया था। और आज हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को, चाहे क्लास थोड़ी बड़ी हो जाए, लेकिन ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि कल हम नई एनसीईआरटी को शुरू करेंगे। ओके, जब हमारी एनसीईआरटीज कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद देन हम नेक्स्ट कुछ नया कर सकते हैं ना। पहला क्या कॉन्सेप्ट है कि एनसीईआरटी को कंप्लीट करना। तो अब इसके अंदर देखो, आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो टॉपिक है बंगाल, नजदीक से एक नजर, एक क्षेत्रीय भाषा का विकास। एक क्षेत्रीय भाषा का क्या है? विकास। एक क्षेत्रीय भाषा का विकास है। इसमें देखो, जैसा कि हमने आरंभ में देखा था, हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहां के निवासियों के द्वारा बोली गई भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। इसलिए यह हम मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली ही बोलते होंगे, जैसे पंजाब में पंजाबी, हरियाणा में हरियाणवी। यानी कि हम जो कोई भी भाषा है उसको क्या देखते हैं कि भाषा वहां पर जो जिस प्रकार का क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग ही वहां पर भाषा का बोली जा रही है, वैसी ही भाषा को यूज किया जा रहा है। जैसा एरिया वैसी भाषा है उनकी, ठीक है। लेकिन ये बात तो सही नहीं है। जरूरी थोड़ी है हरियाणा जो है, पूरे हरियाणा के अंदर ही लोग हरियाणवी यूज कर रहे हैं, और भी बहुत सारी भाषाएं यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये होता है, एक संभावना है, लेकिन ये सटीकता से नहीं कह सकते हम कि ये 100% होता ही होता है। तो ये बात नहीं बोल सकते हम। इसीलिए हम जान पाते हैं जैसे बंगाल में बंगाली। किंतु यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। आरंभिक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। तो फिर उन्होंने कैसे नई नई भाषाओं का उद्भव किया, नई भाषाएं कैसे बनाई उन्होंने, यानी कि वो संस्कृत से मिली जुली भाषा नहीं बोलते थे। तो इसके अलावा उन्होंने और नई भाषाएं जो थी वो कैसे बनाई। ईसा पूर्व 4वीं-3वीं शताब्दी में बंगाल और मगध के वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव उनके ऊपर पड़ना शुरू हो गया था। 4वीं शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया और वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इसी प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई और सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए थे। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेनसांग क्या है? तो ये एक चीनी यात्री था, इसका कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। ये बंगाल में स्वतंत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा है। 8वीं शताब्दी से पहले के पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राजा का उद्भव हो गया। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश को जीत लिया तो उसने सूबा मान लिया, यानी कि अकबर ने 1586 में अकबर ने बंगाल को क्या नाम दिया था? सूबा नाम दे दिया था। लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं और बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबंध हो गया। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे अब पश्चिम बंगाल कहा जाता है। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार, जो जनजातीय भाषाओं, फारसी, यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ था, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया। बंगाली के आरंभिक साहित्य को 2 श्रेणियों के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक जो संस्कृत की श्रेणी है और दूसरी जो संस्कृत से अलग है। पहली श्रेणी में संस्कृत के महाकाव्य, मंगल काव्य, जिसका शुभ मीनिंग क्या होता है? जो शुभ काम के अवसर पर जिनको अनुसरण किया जाता है, जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, और भगत साहित्य जैसी गौड़िया, वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जनजातियां, फिर जीवनियां जो है उनको भी इसमें शामिल किया गया है।
दूसरी जो श्रेणी, पहली तो कौन सी है, पहली तो जो श्रेणी है जिसमें हम ये गाते हैं संस्कृत की, और दूसरी स्वतंत्र श्रेणी है। एक तो यहाँ पर ये मंगल काव्य देखने को मिलते हैं, जो शुभ अवसरों के ऊपर गाया जाता है, जो देवी देवताओं की स्तुति शुभ अवसरों के ऊपर की जाती है हमारे घरेलू कार्यों के अंदर। और एक दूसरा इसने नाथ साहित्य बताया है। जो ये मंगल काव्य है इसके अंदर किसकी जीवनियां हैं, तो चैतन्य देव की जीवनियां देखने को मिलती है। लेकिन नाथ साहित्य में मेनामती गोपीचंद्र के गीत, श्री धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियां और परिकथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत गाए जाते हैं। पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्माण अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियां पाई गई जिसमें यह इंगित किया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई है। दूसरी श्रेणी की कृतियां मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती हैं, इसलिए उनका काल निर्माण सही नहीं किया जा सकता। वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहां ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। अब इसके अंदर एक ये देखो कि मेनामती गोपीचंद्र और धर्म ठाकुर के बारे में क्या बताया है। नाग लोग, जो नाथ संप्रदाय के लोग थे, वे सन्यासी होते थे जो तरह तरह की योगी क्रियाएं करते थे। यह गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता है, यह बताता है कि रानी मीनामती ने अपने पुत्र गोपी चंद्र को अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित किया। धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देवता है, जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या फिर काष्ठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। तो ये पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा देख लेना कि काष्ठ की प्रतिमा किसकी होती है, धर्म ठाकुर की प्रतिमा होती है। अब ये कहता है पीर और मंदिर क्या है। तो पीर क्या होता है, पीर एक फारसी भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है आध्यात्मिक मार्ग। 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्व बंगाल के जंगली और दलदली इलाकों में निवास करना शुरू कर दिया। जो वे पूर्व की ओर बढ़ते गए थे, जंगल को साफ करके भूमि पर धान की खेती करने लगे। शेने शेने का मतलब होता है धीरे धीरे। स्थानीय मछुआरी और स्थानांतरित खेती, स्थानांतरित कृषि होती है जिसे हम कर्तन और दहन कृषि कहते हैं। काटो और जलाओ कृषि, यानी कि एक स्थान पर कृषि करते हैं, उसके बाद में उसको छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर करते हैं, ये स्थानांतरित कृषि होती है। जो अक्सर जनजातीय थे, किसानों के नए समुदाय में मिल गए। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करने के अवसर अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्र के रूप में काम करती थी। अब आपको मैंने ये बता दिया ना, स्थानांतरित कृषि यानी कि जो पहले से हम टॉपिक कर चुके हैं उनको दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मैंने वैसे आपको ओरल बता दिया है, ठीक है। ये टॉपिक हमने पीछे की जो क्लासेस है उनके अंदर हमने किया है, ये कौन सी शायद 6th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर ये टॉपिक आया था, स्थानांतरित कृषि का, ठीक है। तो ये चीजें आपने पहले कर रखी, इसको बार बार रिपीट करने, बार बार पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो जो टॉपिक हम पहले कर चुके हैं वो कर चुके हैं, वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आरंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था और आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं और आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान किया। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि नेताओं के पास में अलौकिक शक्तियां, स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। ये पूरा जो टॉपिक है इसको ध्यान से देख लेना। जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको मैं पहले ही अंडरलाइन करवा देती हूँ कि इस चीज को आप ध्यान से देखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद भी अगर आप नहीं कर रहे हो तो वो आपकी हेडेक है, ठीक है। तो जो आपको अंडरलाइन करके बताया उसको तो आपको सबसे पहले करना चाहिए कि हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको पहले करो। नेक्स्ट देखो, इस पीर श्रेणी में संत या सूफी, इस पीर श्रेणी में
संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव साहसी उपनिवेश देवीत्व प्राप्त सैनिक और योद्धा भिन्न भिन्न हिंदू और बौद्ध देवी देवता यहाँ तक कि जीवात्मे भी शामिल है। पीरों की पूजा पद्धतियां बहुत ही लोकप्रिय हो गई उनके बारे में। उनकी मंजारी बंगाल में स्वतंत्र पाई गई हैं, यानी कि मंजारी जहां पर वो रहा करते थे। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद के वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया था। हमने देखा कि मंदिर और धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्ति या समूहों के द्वारा बनवाए गए थे जो शक्तिशाली थे। ये भी हमने 6th क्लास की हिस्ट्री के एनसीईआरटी में देख चुके हैं कि मंदिर कौन बनवाते थे, जो बड़े राजा वर्ग होते थे, जिनके पास में वही मंदिरों को भूमि दान देते थे और वही मंदिरों की स्थापना का जितना भी खर्च होता था वो उठाया करते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास में काफी धन था और जो गरीब लोग थे उनके पास में इतना धन नहीं था कि वो इतने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवा सके। उनके पास में सिर्फ इतना ही धन था कि वो अपनी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सकते हैं। इसलिए मंदिर और बड़ी बड़ी जो भवन बनवाने का काम थे वो कौन करते थे? राजा करते थे, या और कोई शक्तिशाली वर्ग करता था, या फिर कोई संरक्षक वर्ग होता था वो इनको करने का काम करता था। ये हमने जो 6th क्लास की हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री के एनसीईआरटी है, उसके अंदर भी ये टॉपिक हमने डिस्कस किया है, पहले आ चुका है ये टॉपिक। इसके माध्यम से अपनी शक्ति और भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे के अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कि कालू, कंसारी आदि के समर्थन से बने थे। ये ध्यान में रखना कि कालू और जो कंसारी होता है ये क्या थे? तो ये बंगाल के अंदर निम्न जाति के सामाजिक समूह हैं दोनों। यूरोप की व्यापारी कंपनियों के आ जाने से नए अवसर, आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामूहिक समूहों से संबंधित अनेक परिवार ने इन अवसरों का लाभ उठाए। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थितियां सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी परिस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवताओं जो पहले गांवों में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे को ब्राह्मणों के द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई और उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी थी। कालू या फिर कंसारी क्या है? तो ये बंगाल के अंदर निम्न सामाजिक समूह है। इसके बारे में नेक्स्ट देखो क्या है। इन मंदिरों की शक्ल और आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह है। दो चाला क्या होती है? 2 छत वाली, और चौचाला होती है 4 छत वाली होती थी। इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी कि 4 छतों वाली ढांचे में 4 त्रिकोणीय छतें 4 छतों दीवारों पर रखी जाती थी, जो ऊपर तृतीयक रेखा या एक बिंदु तक जाती हैं। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी टहलों, मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिर में, ऐसी सजावटें और अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थी। अब ये कहते हैं, यहाँ पर बताया कि वहां के जो बंगाल के अंदर मंदिर स्थापत्य है वो कैसा देखने को मिलता है, यानी कि बंगाल के अंदर मंदिर कैसे थे। नेक्स्ट टॉपिक है मछली को भोजन के रूप में, यानी कि जब खाद्यान्न की कमी होती है तो मनुष्य के लिए भोजन का सहारा क्या होता है? पेट भरने का सहारा होता है मछली। जहां पर भी खाद्यान्न की कमी होती है तो वहां पर जो मनुष्य होता है वो किससे अपना पेट भरता है? तो वो पेट भरता है मछली से। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है। परंपरागत भोजन संबंधी आदतों आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती है। बंगाल एक नदीय मैदान है जहां मछली धान की उपज बहुतायत से होती है, इसलिए यह संभाविक रूप से इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में प्रमुख स्थान है। ये आप ध्यान में रखना कि जो गरीब बंगाली होते हैं, जो भी क्या है गरीब बंगाली होते हैं, वहां पर उनके लिए खाद्य का सबसे बड़ा सोर्स क्या है बंगाल के अंदर? तो मछली और धान। और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी बंगाल किसका कर रहा है? मछली और धान का। क्यों? क्योंकि जो बंगाल है वो एक नदी है, मतलब क्या है वहां पर हम कह सकते हैं बंगाल क्या है, तो बंगाल के अंदर एक बहुत बड़ा नदिया मैदान है, जिसके कारण वहां पर हमें क्या देखने को मिलती है? धान की खेती और हमें मछलियों का ज्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि पानी में ही होती है दोनों चीजें। और जो गरीब जनता है बंगाल के अंदर वो भी अपना पेट भरने के लिए किसको यूज करती हैं? तो धान और मछली को यूज करती हैं।
कई बार ये पूछ लिया जाता है ऐसे क्वेश्चन कि बंगाल के जो लोग होते हैं वो अपनी खाद्यान्न या आहार के रूप में मुख्य रूप से किन चीजों का सेवन करते हैं। वो मछली का सेवन करते हैं और दूसरा धान का सेवन करते हैं। क्यों? क्योंकि बंगाल एक नदीय मैदान है। वस्तुओं को गरीब बंगालियों की सूची में शामिल किया जाता है। मछली पकड़ना वहां का प्रमुख धंधा रहा। बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है। इससे ज्यादा और क्या होगा कि मंदिर और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियां लगी उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में भरकर बाजार तक ले जाते हुए दृश्य दिखाया गया है। कैसे वो ये सारा काम करते हैं। मंदिरों के बाहर भी इसी प्रकार के दृश्य हैं कि कैसे उन्होंने मछली को पकड़ा, फिर उसको साफ किया, फिर वो बाजार तक लेके गए। ये दृश्य है मंदिरों के बाहर वाली साइड। ब्राह्मणों को शामी भोजन की अनुमति नहीं थी। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये लास्ट ईयर एग्जाम सीटेट एग्जाम के अंदर पूछा गया टॉपिक है। ये लास्ट जो भी बता रही हूँ तो इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। ब्राह्मणों को शामी भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन उन्हें स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी कि वो भी मछली खा सकते हैं। वैसे ब्राह्मणों को मछली खाने की अनुमति नहीं होती है। और बृहद धर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछली खाने की, उन्होंने ना सिर्फ नाम बता दिए थे अलग अलग कि आप ये मछली जो ये मछली की वैरायटीज जो है आप खा सकते हैं। जो ब्राह्मण थे बंगाल के अंदर उनके बारे में कहा गया था। यानी कि उनको पहले तो ये था वो बिल्कुल ही मांस नहीं खा सकते थे मछली। उसके बाद में उन्हें कुछ ढील दी गई और कुछ मछलियों के नाम रेफर किए गए कि आप ये मछलियां खा सकते हैं, इसके अलावा कोई मछली नहीं खा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में जो टॉपिक है देखो क्या है, यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय कैसे होता है। पढ़ लेते हैं ये एक बार। 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के लोग स्वयं को एक साम्राज्य जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की प्रजा या किसी चर्च जैसी यूनानी रूढ़िवादी चर्च के सदस्य मानते थे। परंतु 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में लोग स्वयं को एक ऐसे समुदाय के सदस्य के रूप में पहचानने लगे जो एक भाषा जैसे कि फ्रेंच या जर्मन बोलते थे। आरंभिक 19वीं शताब्दी में मंगोलियों में विद्यालय पाठ्य पुस्तकें ग्रीक के स्थान पर रोमानिया भाषा में लिखी जाने लगी। हंगरी में लैटिन के स्थान पर हंगेरियन को राजभाषा के रूप में अपनाया गया। यह और इसी प्रकार की अन्य प्रक्रियाओं ने लोगों को यह बोध कराया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में इटली और जर्मनी के एकीकरण के लिए हुए आंदोलनों ने इस भावना को और अधिक बल दिया है। ठीक है, तो ये यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में बता रहा है। कब हुआ था? 8वीं शताब्दी के अंदर हुआ था। एक होता है साम्राज्य और एक होता है साम्राज्य जो होता है वो राज्य से बड़ा होता है। साम्राज्य को संभालने के लिए राज्य के कंपैरिजन के अंदर पहले के टाइम में ज्यादा सेना ज्यादा रिसोर्सेज की आवश्यकता होती थी। तो क्या बताएगी जो साम्राज्य होता है वो राज्य से बड़ा होता है। ये 6th क्लास की हिस्ट्री के एनसीईआरटी में टॉपिक आया भी है, राज्य और साम्राज्य के अंदर डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो ये भी टॉपिक हो चुका है। आज 3-4 टॉपिक ऐसे बताइए मैंने आपको जो हम पहले कवर कर चुके हैं 6th क्लास के एनसीईआरटी में, वही यहाँ पर रिपीट होते हैं। तो यही मीनिंग होता है कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं वो हर एनसीईआरटी के अंदर कवर होते हैं और रिपीट होते हैं। पहले 6th क्लास में उसको कम बताया होता है, 7th में थोड़ा ज्यादा बता देते हैं, 8th में थोड़ा ज्यादा बता देते हैं। और यही टॉपिक सामाजिक विज्ञान के अंदर भी होता है, ज्योग्राफी के अंदर भी ऐसे टॉपिक होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखा करो। और सबसे अच्छा तरीका है टॉपिक को एक दूसरे से जोड़ के देखना। जब हम किसी चीज को आपस में जोड़ के पढ़ते हैं तो वो ज्यादा ध्यान में रहता है हमारे, और उसको हम एग्जाम के अंदर ज्यादा यूज कर सकते हैं। मल्टी टाइम एक चीज अगर हमने सही ढंग से पढ़ी है, सही ढंग से उसको हमने कवर कर लिया उस टॉपिक को, तो उसको हम मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। अब जैसे राष्ट्रपति का टॉपिक है, संविधान के भाग 5 के अंदर जो संघ का वर्णन किया गया है उसमें एक राष्ट्रपति का टॉपिक दे रखा है। वो टॉपिक अगर हमने एक बार पढ़ लिया है उसको ध्यान से, हमें प्रॉपर आर्टिकल के बेस पे वो टॉपिक ध्यान है हमें, तो इसके अलावा उस टॉपिक को चाहे हमें एचटेट के लिए पढ़ना है या फिर हमें सीटेट के लिए पढ़ना है, एनवीएस के लिए पढ़ना है, केवीएस के लिए पढ़ना है, टॉपिक तो एक ही है ना। एग्जाम की वैरायटीज अलग अलग हो रही है, तो टॉपिक को ऐसे इंटीग्रेटेड करके पढ़ो कि वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट हो। ये नहीं कि कोई जो हम एग्जाम दे रहे हैं हर एग्जाम के लिए अलग अलग टॉपिक को रेफर करें, बिल्कुल रॉन्ग चीज है ये। एक ही जो सब्जेक्ट मटेरियल हमने दे रखा है उसी को अलग अलग एग्जाम के लिए यूज करो, वो हमारी तैयारी को ज्यादा बेनिफिट बनाता है।
ठीक है। और ये हमारी 7th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी हो चुकी है आज कंप्लीट। कल से हम नई एनसीईआरटी को शुरू करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि हमें नया क्या करना है। ओके, थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नई क्लास का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिले। ओके, थैंक यू।